जरा सोचिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और वैश्विक कूटनीति एकदम से रुकी हुई है। और दुनिया को बंधक बनाने वाली ताकत कोई बहुत बड़ी सुपर पावर नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कहीं गहरे अंधेरे में छिपा है, बुरी तरह घायल है। बिल्कुल। और आधुनिक तकनीक के डर से केवल कागज की पर्चियों पर संदेश लेकर अपनी पूरी सेना चला रहा है। हाँ, मतलब सुनने में तो ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर की स्क्रिप्ट लगता है ना? लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। आज 15 मई 2026 है और ये हमारी दुनिया की बिल्कुल नई और चौंकाने वाली सच्चाई है। ये वाकई एक ऐसा परिदृश्य है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि आधुनिक युद्ध का मतलब है कंप्यूटर स्क्रीन, सैटेलाइट और बहुत ही सटीक डेटा। सही बात है, लेकिन जमीनी हकीकत वो इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का जो मिशन है ना, वो इसी उलझी हुई हकीकत को समझना है। हम एपिक फ्यूरी द 2026 यूएस ईरान वॉर एंड न्यू ग्लोबल ऑर्डर से जुड़े तमाम दस्तावेजों और खुफिया रिपोर्ट्स की परतों को खोलने जा रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे महज कुछ ही महीनों में दुनिया का नक्शा और अर्थशास्त्र पूरी तरह से बदल गया है। हाँ। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, हमारे स्रोतों में सैन्य हमलों और वैश्विक व्यापार से जुड़े कई बेहद संवेदनशील तथ्य हैं। इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट, उसका समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इन दस्तावेजों को गहराई से पढ़ते हैं तो पाते हैं कि ये सिर्फ सेनाओं के टकराने की कहानी नहीं है। ये इस बात का अध्ययन है कि कैसे दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा एक झटके में पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला सकता है। मैं कहूंगी कि हम बस ऐतिहासिक घटनाओं को तटस्थ भाव से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। अगर मैं अपनी पहले इस्तेमाल की जाने वाली एक एनालॉजी पर वापस जाऊं, जब हम किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो एक्सरे मशीन हमें एक साफ तस्वीर देती है कि हड्डी कहाँ टूटी है। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है। हाँ, बिल्कुल साफ। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इस ताजा दस्तावेज को देखते हैं तो वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। तस्वीर बेहद धुंधली है, बहुत धुंधली है। तो चलिए इस धुंध को थोड़ा छांटते हैं। इस पूरे महायुद्ध की शुरुआत किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टैंकों के आमने सामने आने से नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शुरू हुआ ईरान की अपनी ही सड़कों पर हुए एक भयंकर आर्थिक संकट से। बात दिसंबर 2025 की है। हाँ, जून 2025 में इजराइल के साथ जो उनका 12 दिन का संघर्ष हुआ था, उसके ठीक बाद। हाँ, और उसके बाद ईरानी मुद्रा जो रियाल है, उसकी वैल्यू अचानक 40% गिर गई, 40%। और ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी मुद्रा का 40% गिरना कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी ने अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई बैंक में रखी थी तो रातों रात उसकी आधी कीमत खत्म हो गई। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी असमर्थ हो गए। मतलब खाने पीने के लाले पड़ गए। हाँ, और जब लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता ना, तो वो सड़कों पर उतर आते हैं। और बिल्कुल यही हुआ। 28 दिसंबर आते आते ईरान के सभी 31 प्रांतों में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये कोई आम प्रदर्शन नहीं थे, ये सरकार के अस्तित्व पर सीधा सवाल थे। और ईरान की सरकार ने इसके जवाब में क्या किया? 8 जनवरी 2006 को उन्होंने देश का 99% इंटरनेट ही बंद कर दिया। पूरा ब्लैकआउट। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। क्या एक पूरी इकोनॉमी का इंटरनेट बंद कर देने से देश को और ज्यादा आर्थिक नुकसान नहीं होता? होता है, बहुत भारी नुकसान होता है। लेकिन देखिए, यहाँ बात इकोनॉमी बचाने की थी ही नहीं, बात रेजीम यानी सत्ता बचाने की थी। अच्छा। यहाँ हमें IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की भूमिका को समझना होगा। IRGC केवल एक सेना नहीं है, ये एक ऐसा संगठन है जो ईरान की आधी अर्थव्यवस्था को भी चलाता है। ये अपने आप में एक स्टेट विद इन अ स्टेट है। उनके लिए सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों की तस्वीरें दुनिया तक पहुंचना अर्थव्यवस्था रुक जाने से कहीं बड़ा खतरा था, है ना? बिल्कुल। इसलिए उन्होंने अंधेरा कायम किया और उस अंधेरे में जो हुआ वो बहुत खौफनाक था। रिपोर्ट्स के आंकड़े तो यही बताते हैं। UN के अनुमान के मुताबिक इन प्रदर्शनों को कुचलने में करीब 5000 मौतें हुई। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात इन स्रोतों से निकल कर आई है, वो ईरान के अपने आंतरिक स्वास्थ्य मंत्रालय के लीक हुए दस्तावेज हैं। हाँ, वो फिगर्स बहुत डराने वाले हैं। वो बताते हैं कि शुरुआती 48 घंटों में ही लगभग 30,000 लोग मारे गए थे। ये कोई साधारण कार्यवाही नहीं थी, एक तरह का जनसंहार था। और मैं बताऊंगी कि यही वो अंदरूनी कमजोरी थी जिसने इस पूरे युद्ध का मंच तैयार किया। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने साफ देखा कि ईरान का शासन अंदर से खोखला हो चुका है और अपने ही लोगों से लड़ रहा है। बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये स्थिति ऐसी थी जैसे कोई विशाल पेड़ बाहर से तो मजबूत दिख रहा हो, लेकिन अंदर से दीमक उसे पूरी तरह खा चुकी हो। बहुत सही एनालॉजी है। अमेरिका को लगा कि ये सही मौका है,
ईरान ने फरवरी में एक शांति प्रस्ताव भी रखा था जिसमें वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण और वित्तीय हर्जाना मांग रहे थे, जो कि बहुत बड़ी मांग थी। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे तुरंत ठुकरा दिया। उन्हें लगा कि जो शासन खुद अपनी जनता से घबराया हुआ है उसकी शर्तें क्यों मानी जाएं। और फिर आता है 28 फरवरी 2026 का दिन। इतिहास में यह दिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से दर्ज हो गया है, जिसे इजराइल ने रोरिंग लायन नाम दिया था। और ये कोई साधारण हवाई हमला नहीं था, ये एक बेहद जटिल और कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन था। इजराइल के 200 से ज्यादा जेट्स ने 500 ठिकानों पर हमला किया। बाप रे। और दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स भेजे, जो रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आते। हाँ, वो तो सीधे अमेरिका से उड़कर आए थे ना। बिल्कुल। साथ में F-35 और टॉमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। महज 12 घंटों के भीतर 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स की गईं। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कोई सैन्य बेस नहीं था। सबसे बड़ा हमला हुआ तेहरान की पास्चर स्ट्रीट पर। सत्ता का केंद्र। जी, ये वो जगह है जहां ईरान की सत्ता का दिल धड़कता है। इस एक सटीक हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, उनके रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की मौत हो गई, जिसे रणनीतिक भाषा में डिकैपिटेशन स्ट्राइक कहा जाता है। क्या वाकई महज लीडरशिप को खत्म कर देने से कोई शासन या सेना पूरी तरह से पंगु हो जाती है? मतलब मुझे थोड़ा फिल्मी लगता है कि आपने राजा को मार दिया और सेना ने हथियार डाल दिए। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यही वो जगह है जहां अमेरिका और इजराइल की कैलकुलेशन गलत साबित हुई। अच्छा, देखिए, डिकैपिटेशन का सिद्धांत ये है कि आप दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल यानी C2 ढांचे को तबाह कर दें। सेना को आदेश कौन देगा? मिसाइलें लॉन्च करने का बटन कौन दबाएगा? उनका मानना था कि शीर्ष नेतृत्व के खत्म होते ही ईरान का पूरा सैन्य ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हुआ। तो असलियत में हुआ क्या? अगर सिर काट दिया गया था तो शरीर ने प्रतिक्रिया कैसे दी? ईरान की सेना, खासकर उनकी मिसाइल कमांड, इस तरह से डिजाइन की गई थी कि वो डिसेंट्रलाइज्ड या विकेंद्रीकृत तरीके से काम कर सके। उनका ढांचा किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं था। मतलब कोई एक बटन नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये उस हाइड्रा नाम के पौराणिक राक्षस की तरह था जिसका एक सिर काटने पर 2 नए सिर निकल आते हैं। नेतृत्व के खत्म होने के बावजूद निचले स्तर के कमांडरों के पास पहले से तय किए गए प्रोटोकॉल्स और अधिकार थे। ओहो। और यही कारण है कि ईरान ने हार मानने के बजाय एक ऐसा पलटवार किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और वो पलटवार शुरू हुआ 1 मार्च 2026 को, जिसे दस्तावेजों में वॉर ऑफ द सिटीज कहा जा रहा है। डिकैपिटेशन स्ट्राइक के ठीक अगले दिन से ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। 40 दिनों के भीतर लगभग 650 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। लेकिन ये आम मिसाइलें नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ईरान ने यहाँ जिस हथियार का इस्तेमाल किया ना, वो युद्ध के नियमों का सीधा उल्लंघन था। उन्होंने क्लस्टर म्यूनिशंस या क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंध है। इन बमों के बारे में थोड़ा और समझाइए। मतलब ये इतने खतरनाक क्यों माने जाते हैं? देखिए, क्लस्टर बम एक बड़ा बम होता है जो हवा में एक तय ऊंचाई पर खुल जाता है और उसके अंदर से सैकड़ों छोटे छोटे बम, जिन्हें बॉम्बलेट्स कहा जाता है, वो एक बहुत बड़े इलाके में गिरते हैं। मतलब एक साथ बहुत सारे धमाके? हाँ, ये लगभग 8 मील के दायरे तक फैल सकते हैं। इनका मुख्य मकसद किसी एक इमारत को गिराना नहीं, बल्कि पूरे के पूरे रिहायशी इलाके को एक बारूदी सुरंग या कहें तो माइनफील्ड में बदल देना होता है। बाप रे। समस्या यह है कि इनमें से कई छोटे बम तुरंत नहीं फटते। वो सड़कों पर, पार्कों पर, छतों पर पड़े रहते हैं, जो कि यहूद शहर की घटना में साफ दिखा। हमारे स्रोतों के अनुसार हमले के बाद जब वहां निर्माण मजदूर काम करने पहुंचे तो उन बिना फटे हुए छोटे बमों में ब्लास्ट हुआ और उनकी जान चली गई। बहुत ही दुखद। इन क्लस्टर बमों की वजह से इजराइल में 28 नागरिकों की मौत हुई। हालांकि इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम्स थे, एरो 3 और अमेरिकी थार्ड, उन्होंने 90% मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि एरो 3 और थार्ड सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। ये हिट टू किल तकनीक पर आधारित है। मतलब? इसका मतलब है कि आसमान में आ रही एक तेज रफ्तार गोली को दूसरी गोली दागकर हवा में ही नष्ट करना। ये तकनीकी रूप से एक बहुत बड़ा चमत्कार है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी लड़ाई में कॉस्ट एक्सचेंज रेशियो का जो गणित सामने आया, वो किसी भी अर्थशास्त्री के होश उड़ा सकता है। हाँ, वहां ककड़े चौंकाने वाले। ईरान जिन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था वे बहुत ही बेसिक और सस्ती थीं, लेकिन अमेरिका और इजराइल को उन्हें हवा में रोकने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ रही थीं, उनकी कीमत 6 मिलियन से लेकर $25 मिलियन प्रति मिसाइल थी। एक मिसाइल को रोकने के $25 मिलियन। और यही आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा संकट है। जब ईरान ने 650 मिसाइलें दागी
तो जरा सोचिए इजराइल और अमेरिका के रक्षा बजट पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। आप आसमान में 90% मिसाइलें तो गिरा रहे हैं, आप तकनीक के मोर्चे पर तो जीत रहे हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर अपना बचाव करने की कीमत दुश्मन के हमले की कीमत से 100 गुना ज्यादा हो जाए तो रक्षा करने वाला असल में आर्थिक रूप से हार रहा होता है? एकदम सही, आप दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही ईरान ने प्रॉक्सी युद्ध भी बहुत तेज कर दिया था। लेबनान से हिजबुल्लाह ने हमले किए। हाँ, उस फ्रंट पर भी बहुत तबाही हुई। इस संघर्ष में लेबनान के 1 मिलियन लोग विस्थापित हुए, 1000 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए और 20 IDF के सैनिक भी मृत हुए। पर्शियन गल्फ में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों में 15 अमेरिकी सैनिकों की जान गई। मतलब ईरान हर तरफ से दबाव बना रहा था। और जब आसमान और जमीन पर यह युद्ध एक बेहद महंगे जिसे कहते हैं स्टेलमेट या गतिरोध पर पहुंच गया, तो ईरान ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। उन्होंने दुनिया की अर्थव्यवस्था के सबसे नाजुक नस को दबाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र का रुख किया और उन्होंने हॉर्मोज जलडमरू मद को बंद कर दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने इस क्षेत्रीय युद्ध को तुरंत एक वैश्विक संकट बना दिया। देखिए, हॉर्मोज जलडमरू मध्य कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये केवल 21 मील चौड़ा एक चोक पॉइंट है जहां से दुनिया के तेल का 20% व्यापार गुजरता है। तो इस सब का मतलब क्या है? सुनने वालों के लिए इसका सीधा असर क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ग्लोबल इकोनॉमी एक पूरी तरह से स्वस्थ एथलीट है, लेकिन हॉर्मुज जलडमरू मध्य उसकी दिल की मुख्य धमनी है। बहुत सटीक उदाहरण है। ईरान ने बस उस धमनी को ब्लॉक कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही हफ्तों में अरब खाड़ी देशों को $120 बिलियन का भारी नुकसान हुआ। दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। ग्रोसरी से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर चीज महंगी हो गई। और ईरान ने इस नाकेबंदी को किस तरह से लागू किया? उन्होंने वहां से गुजरने वाले जहाजों से $1 मिलियन का शिपिंग टोल मांगना शुरू कर दिया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भाषा में सीधे तौर पर समुद्री डकैती या पायरेसी कहा गया। उन्होंने समुद्र में जगह जगह सी माइंस यानी समुद्री खदानें बिछा दी। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात सामने आई जो युद्ध की भारी अराजकता को दर्शाती है। हाँ, हमारी रिपोर्ट्स की वो डिटेल, ये वाकई चौंकाने वाली और कहीं ना कहीं हास्यास्पद भी है। बिल्कुल। ईरानी सेना ने इतनी जल्दबाजी में और बिना किसी योजना के ये समुद्री खदानें बिछाई कि वे खुद ही उनका ट्रैक भूल गए। उन्हें खुद नहीं पता था कि उन्होंने खदानें कहाँ रखी हैं। ये स्थिति के पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर जाने का क्लासिक उदाहरण है। जब आप अराजकता फैलाते हैं ना, तो वो आपको भी अपनी चपेट में ले लेती है। सही बात है। इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान के खुद के सहयोगी जहाजों के लिए भी वहां से गुजरना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। तो अगर ईरान खुद अपने समुद्री खदानों का रास्ता भूल गया है, तो क्या ये नाकेबंदी ईरान के अपने कमांडरों के नियंत्रण से भी बाहर नहीं चली गई थी? बिल्कुल चली गई थी। इसी पागलपन और अराजकता को रोकने के लिए मई 2026 में अमेरिका को मजबूरन प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करना पड़ा। और इस प्रोजेक्ट फ्रीडम में अमेरिकी नेवी को वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया। ये एक बहुत ही आक्रामक एस्कॉर्ट मिशन था। मतलब वो जहाजों के साथ साथ चल रहे थे, तो वे उस पर पहले ही हमला कर सकते थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत 7 मई को देखने को मिला। अमेरिकी नेवी के 3 जहाज USS ट्रक्सटन, मेसन और राफेल पेराल्टा वहां से गुजर रहे थे। उन पर ईरानी छोटी नावों और ड्रोन्स से स्वॉर्म अटैक यानी झुंड में हमला हुआ, जो कि बहुत खतरनाक होता है। हाँ, लेकिन अमेरिकी सेना ने अपनी सुपीरियर तकनीक से बिना किसी नुकसान के सारे हमले रोक दिए। पर देखिए, यहाँ एक बड़ा पेंच था। क्या? अमेरिकी नेवी समुद्र में जहाजों की सुरक्षा तो कर सकती थी, कुछ ड्रोन्स को तो मार गिरा सकती थी, लेकिन वो वैश्विक ऊर्जा संकट को हल नहीं कर सकती थी। दुनिया के बाजार में जो डर बैठ गया था ना, जो तेल की सप्लाई चेन टूट गई थी, उसे किसी मिसाइल से नहीं जोड़ा जा सकता था। सही कहा। दुनिया एक भयानक मंदी के कगार पर खड़ी थी और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे अप्रत्याशित मोड़ आता है। इस भयानक युद्ध का समाधान किसी सैन्य रणनीति या युद्ध के मैदान में नहीं निकला। तो कहाँ निकला? ये निकला बीजिंग के एक बेहद भव्य और चमचमाते डाइनिंग हॉल में। ये कूटनीति के इतिहास का एक बहुत ही अहम पल है। 13 से 15 मई 2026 तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा हुआ। और ये कोई साधारण राजनीतिक दौरा नहीं था। उनके डेलीगेशन को देखिए जरा। इसमें एलन मस्क, टिम कुक और जैनसन हुआंग जैसे बड़े-बड़े CEOs शामिल थे। और ये डेलीगेशन जानबूझकर इस तरह से बनाया गया था। अमेरिका चीन को ये संदेश दे रहा था कि हमारी सैन्य ताकत के साथ साथ हमारी आर्थिक और तकनीकी ताकत भी दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन चीन भी कूटनीति में पीछे नहीं है। इस पूरी मीटिंग का सबसे सरियल या कहें अजीबोगरीब पल तब आया जब स्टेट बैंक्वेट के दौरान चीनी मिलिट्री बैंड ने राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए उनका फेवरेट गाना बजाया। हाँ, YMCA। जी, YMCA की धुन। जरा इस विडंबना को महसूस कीजिए। एक तरफ
मध्य पूर्व में क्लस्टर मिसाइलें गिर रही हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था की सांसें अटकी हुई हैं। और दूसरी तरफ बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में YMCA बज रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स का ऐसा विरोधाभास है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो हमें समझ आएगा कि यहाँ कोई स्थायी शांति समझौता नहीं हो रहा था। तो फिर क्या था ये? ये पूरी तरह से एक बिजनेस डील थी। इसे दस्तावेजों में ट्रांजैक्शनल बार्गेन का नाम दिया गया। दोनों महाशक्तियां, अमेरिका और चीन, ये अच्छी तरह जानती थी कि अगर हॉर्मुज से तेल का आना हमेशा के लिए रुक गया तो दोनों की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। तो इस बोर्डरूम डील की शर्तें क्या थी? चीन ने वादा किया कि वो ईरान को सैन्य उपकरण देना बंद कर देगा, जो कि बहुत बड़ा कदम है। हाँ, चूंकि चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, इसलिए ईरान पर उनका भारी आर्थिक दबाव है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका से 200 बोइंग जेट्स खरीदने और टेक्सास और अलास्का से तेल खरीदने का भी वादा किया। और इसके बदले में अमेरिका ने क्या दिया? राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर लगाए गए 14.5% टैरिफ को हटाने का वादा किया और सबसे बड़ी बात, ताइवान को दिए जाने वाले अमेरिकी समर्थन को कम करने का भी संकेत दिया। हालांकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी कूटनीतिक जीत सुनिश्चित करने के लिए ताइवान पर कड़ी चेतावनी भी दी और ईरान के लिए वित्तीय हर्जाने की मांग को भी जारी रखा। यानी अपना अपना आर्थिक फायदा देखकर दुनिया के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों ने हाथ मिला लिया और मध्य पूर्व के इस भयानक युद्ध पर एक ढक्कन लगाने की कोशिश की। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब दुनिया भर के नेता बीजिंग में डिनर टेबल पर दुनिया का नक्शा बांट रहे थे, जमीनी हकीकत में ईरान के अंदर एक बिल्कुल नया और रहस्यमयी ढांचा जन्म ले रहा था, जिसे खुफिया दस्तावेजों में इस्लामिक रिपब्लिक 3.0 कहा गया है। 8 मार्च को मुश्तबा खामेनी, जो कि हवाई हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर के बेटे हैं, उन्हें नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। इसे वंशवादी शासन या डायनेस्टी कहा गया। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मुज्तबा के पास अपने पिता जैसा धार्मिक करिश्मा या जनता के बीच वैसी स्वीकार्यता नहीं है। तो फिर उनकी ताकत कहाँ से आती है? उनकी पूरी ताकत सेना के खुफिया तंत्र और ईरान के डीप स्टेट में उनकी गहरी पकड़ से आती है। लेकिन जो बात इस पूरी कहानी को किसी डिस्टोपियन नॉवल जैसा बनाती है, वो ये है कि मुश्तबा उसी डिकैपिटेशन हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिसमें उनके पिता की मृत्यु हुई थी। वे पूरी तरह से जनता की नजरों से गायब हैं। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक वे उसामा बिन लादेन की तरह काम कर रहे हैं। मतलब तकनीक से एकदम दूर बात कर रहे हैं। ये अत्यधिक पैरानोया या खौफ की स्थिति है। लेकिन जब आपने आसमान से एक ऐसी स्ट्राइक देखी हो जिसने आपके पूरे शीर्ष नेतृत्व को पल भर में राख कर दिया हो, तो ये डर तार्किक भी लगता है। ये एक ऐसे कठपुतली शो जैसा है जहां सेना रूपी कठपुतलियां तो काम कर रही हैं, मिसालें दाग रही हैं, लेकिन उन्हें नचाने वाला खुद कहीं गहरे अंधेरे में छिपा है और बुरी तरह घायल है। मेरा सवाल यह है कि क्या इतने बड़े देश को, वो भी एक वैश्विक युद्ध के दौरान, केवल कागज की पर्चियों के जरिए चलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही ईरान की मौजूदा व्यवस्था की सबसे बड़ी दरार है। जनता इस कमजोरी को समझ गई है, इसीलिए सड़कों पर फिर से मुश्तबा मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। हाँ, और इस आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए सरकार का तरीका क्या है? इंटरनेट तो उन्होंने पहले ही बंद कर रखा है जी। लेकिन अपने समर्थकों, सेना के कमांडरों और वफादारों तक अपना प्रोपेगेंडा पहुंचाने के लिए सरकार ने एक नया तरीका निकाला है। उन्होंने सफेद सिम कार्ड या कहें व्हाइट सिम कार्ड्स बांटे हैं। ये तो बहुत ही अजीब है। ये एक बहुत ही चालाक रणनीति है। इन व्हाइट सिम कार्ड्स की मदद से सरकार के समर्थक इंटरनेट ब्लैकआउट को बाईपास कर सकते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि देश अब स्पष्ट रूप से दो वर्गों में बन चुका है। एक वर्ग जिसके पास व्हाइट सिम कार्ड के रूप में आवाज और सूचना का अधिकार है, और दूसरी तरफ आम जनता, जिसे पूरी तरह से अंधेरे और खामोशी में धकेल दिया गया है। बिल्कुल। तो अब हम आज के दिन पर आते हैं, 15 मई 2026 की शाम। इस गहन विश्लेषण के आखिर में स्थिति क्या है? बीजिंग के डाइनिंग हॉल में हुई डील के बाद एक सीज फायर तो लागू है, लेकिन वो बहुत ही नाजुक और कमजोर है। लेबनान के मोर्चे पर आज भी खून बह रहा है। कल ही की रिपोर्ट है कि आईडीएफ के फर्स्ट सार्जेंट नेगिव दागन की मौत हुई है। और समुद्र का हाल भी शांत नहीं है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के होने के बावजूद यूएई और ओमान के पास अभी भी जहाजों पर कब्जा होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाँ? जो कमर्शियल शिपिंग कंपनियां हैं, वे अभी भी खौफ के साये में काम कर रही हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक ईरान के पास यूरेनियम है और उनकी मिसाइलें काम कर रही हैं, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। यहाँ ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक सिद्धांत पर सोचने के लिए मजबूर करती है। कौन सा सिद्धांत? हम अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में थ्यूसिडाइड्स ट्रैप की बात करते हैं।
ये सिद्धांत कहता है कि जब कोई एक उभरती हुई शक्ति किसी स्थापित शक्ति को चुनौती देती है तो दोनों के बीच युद्ध लगभग तय होता है। लेकिन आमतौर पर हम ये सिद्धांत केवल अमेरिका और चीन जैसी दो विशाल सुपर पावर्स पर लागू करते हैं ना? बिल्कुल, लेकिन 2026 के इस एपिक फ्यूरी युद्ध ने इस सिद्धांत को एक नया आयाम दे दिया है। कैसे? इसने साबित कर दिया है कि केवल सुपर पावर्स ही नहीं बल्कि ईरान जैसी क्षेत्रीय ताकतें जो अंदरूनी रूप से टूट रही हों, वे भी अपनी डिसेंट्रलाइज्ड मिसाइलों और चोक पॉइंट्स के जरिए पूरी दुनिया की स्थापित व्यवस्था को पलट सकती हैं। और इसी बात के साथ ये एक पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी युद्ध का अंत किसी ठोस नैतिक शांति समझौते से नहीं होता, जब दुनिया को तबाही से बचाने के लिए महाशक्तियों को मजबूरी में केवल अपने अर्थव्यवस्था बचाने के लिए संधियां करनी पड़ती हैं, और जब एक पूरा देश हाथ से लिखी पर्चियों और सफेद सिम कार्ड जैसे छलावे और क्रूरता के सहारे चलाया जा रहा हो, तो क्या ऐसी शांति दुनिया में लंबे समय तक टिकने वाली है? या फिर ये डुअल ब्लॉकेड और ये नाजुक सीजफायर किसी और भी भयानक वैश्विक विस्फोट की महज एक शुरुआत भर है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। क्या हम बीजिंग हुए सौदे को देखकर राहत की सांस ले रहे हैं, जबकि असली बीमारी अभी भी सिस्टम के अंदर फैल रही है? बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोतों की इस दुनिया से जुड़े रहिए, क्योंकि अ ग्लोबल ऑर्डर की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।